नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूं। हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप। इससे पहले हमारे 2 क्लासें हो चुकी हैं और ये एशिया महाद्वीप की तीसरी क्लास है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मेनली मरुस्थल को करेंगे, मैदान को करेंगे और नदियों को। ये 3 चीजें हमारी बाकी हैं, तो उनको आज हम पढ़ेंगे। जल्दी से आप लाइव जुड़े और आज की क्लास को पढ़ें, समझें, जानें कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं, कौन कौन से मैदान हैं, कौन सी नदी कहाँ पे बहती है। ये सब बातें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया के मरुस्थल। एशिया के मरुस्थल की हम बात करेंगे तो आप देखिए, एशिया में सबसे पहला मरुस्थल हमारा कौन सा होता है? अरब मरुस्थल। आपका पहला होता है अरब मरुस्थल। कहां होता है अरब मरुस्थल? तो आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये यहां आपका होता है अरब मरुस्थल। इधर अरब मरुस्थल होता है। आप अपनी एटलस उठाइए और उसमें देखिए तो आपको दिखेगा ये रहा अरब मरुस्थल। इसमें आपको अल रुब अल खाली मरुस्थल, ऊपर अन नेफदू मरुस्थल और ऊपर चलोगे सीरिया मरुस्थल। इस पूरे का नाम होता है सब मरुस्थलों का अरब मरुस्थल। ये आपकी बात है अरब मरुस्थल। तो सबसे पहली बात, कहां है ये? अरब प्रायद्वीप में। प्रायद्वीप का मतलब होता है बेटा जिसके तीनों ओर पानी हो। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है। इसी का नाम है अरब प्रायद्वीप। तो ये आपका अरब प्रायद्वीप में है। वैसे देखें तो हम ये भी कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित। पश्चिमी के साथ मैंने दक्षिणी ओर लगा दिया क्योंकि पश्चिमी तो टर्की तक भी तो है ना। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित ये आपकी बात है। अगली बात देखो, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका अधिकांश भाग कहां है? इसका अधिकांश भाग सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब में स्थित है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर देखिए, इधर पॉलिटिकल वाला मैप देखोगे तो इस अरब प्रायद्वीप में देश कौन है? सऊदी अरब ही है। आप इधर देखते चलोगे तभी बात बनेगी कि अरब प्रायद्वीप हर बच्चे के याद रह जाएगा। फिर आप देख रहे हो केवल देश ही यहां कौन है? सऊदी अरब है। तो इसका अधिकांश भाग कहां है? सऊदी अरब में स्थित है। क्षेत्रफल 23 लाख वर्ग किलोमीटर। अरे वाह, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल, आपको याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, ये एशिया का मरुस्थल है। आपको याद रखना है ये गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल है तो कारक रेखा के पास होगा तो गर्म ही होगा। बिल्कुल। अब आप देखें इसके 2 नाम और होते हैं और वो आप देखेंगे। इसके उत्तरी भाग को नेफद मरुस्थल कहते हैं। नेफद, पहले लिख देता हूं, उत्तरी भाग को नेफद मरुस्थल। इस नेफद को कई बार मैंने देखा है अल नाफूद भी लिखा आ जाता है। अल नाफूद, उत्तरी भाग को नेफद मरुस्थल कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं बताओ? दक्षिणी भाग को रूब अल खाली। दक्षिणी भाग को रूब अल खाली, ये मरुस्थल का ही नाम है अरबी भाषा में, है ना, कहते हैं। उत्तरी भाग को नेफद मरुस्थल कहते हैं
और दक्षिणी भाग को रूब अल खाली कहते हैं। ठीक है भी। अब रूब अल खाली जो है ना, ये पूरा रेतीला मरुस्थल है, यहां कोई नहीं रहता, दूर दूर तक कोई नहीं रहता, इसलिए इसको इम्पट्टी डेजर्ट कहते हैं। इम्पट्टी क्वार्टर, क्वार्टर मतलब मकान, क्वार्टर मकान को क्वार्टर कहते हैं ना, रहने वाले को, तो इम्पट्टी क्वार्टर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसमें ही लिख देता हूं यहीं पे। हाँ, अगली बात देखिए आप इसमें, रूब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग में स्थित है। यह रेतीला मरुस्थल है। यह रेतीला मरुस्थल है तथा निवास विहीन है, अतः इसे इम्पट्टी क्वार्टर कहते हैं। अतः इसे इम्पट्टी क्वार्टर कहते हैं। इस इम्पट्टी क्वार्टर मकान का नाम होता है, इसको हम कहेंगे आवास विहीन मरुस्थल। आवास विहीन मरुस्थल कहते हैं, या कोई व्यक्ति रहता नहीं है, ये इसकी खास बात है, तो इसको आवास विहीन मरुस्थल कहते हैं। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। ओके, अगले मरुस्थल पे चलें। इसके बाद अगला मरुस्थल होता है हमारा गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल होता है भी? गोबी का मरुस्थल। अच्छा, गोबी का मरुस्थल कहां है? तो आपको पता चलेगा कि गोबी का मरुस्थल जो है वो यहां पे है, यहां है गोबी मरुस्थल। ये आपका गोबी मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल जो है वो उच्च अक्षांशों में है, 40 डिग्री से ऊपर है, तो ये ठंडा मरुस्थल हो गया। ठंडा कौन से देश में? मंगोलिया में, और थोड़ा सा उत्तरी चीन में भी है। थोड़ा सा उत्तरी चीन में और मंगोलिया में ठंडा मरुस्थल है, बिल्कुल गोबी का मरुस्थल। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। हाँ, गोबी का मरुस्थल कहां है? तो आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। गर्म वालों में तो आपका अरब मरुस्थल है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आपको अगली बात पता होनी चाहिए कि ये कौन से देश में? यह मंगोलिया व उत्तरी चीन में स्थित है। मंगोलिया व उत्तरी चीन में स्थित है। अच्छा, एक बात और भी पता होनी चाहिए कि गोभी है क्या? हमारे तो गोभी सब्जी बनाने की होती है। गोभी मंगोलियन शब्द है। मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ है जल विहीन क्षेत्र। मतलब मंगोलिया में जहां पानी नहीं होता उसको गोबी कहते हैं, जिसको हम सूखा कहते हैं उसको वो गोबी कहते हैं। ठीक है भी। ये आपके दो बड़े मरुस्थल थे। अगले पे आ जाओ। एक मरुस्थल होता है काराकुम मरुस्थल। काराकुम मरुस्थल कहां है? तुर्कमेनिस्तान में।
मेनिस्तान में। इसे काला मरुस्थल भी कहते हैं, काला मरुस्थल भी कहते हैं। इसी का नाम होता है काला मरुस्थल, काराकुम, काराकम मरुस्थल, काला मरुस्थल। चलो अगली बात पे चलें तो हमें पता चलेगा। हमारे वाला पढ़ लेते हैं थार मरुस्थल। थार, राजस्थान में, भारत में थार मरुस्थल की बहुत सारी बातें पढ़ने की जरूरत होती है। वर्ल्ड लेवल पे केवल इतना पढ़ना है, कहां है? भारत पाकिस्तान में। थार मरुस्थल तो मैप में दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, भारत पाकिस्तान में स्थित है। और आपको पता है पाकिस्तान में थार मरुस्थल में जैकोकाबाद, जैकोकाबाद तापमान आपको पता होगा 57 डिग्री सेल्सियस। जैकोकाबाद एशिया का सबसे गर्म स्थान है, एशिया का सबसे गर्म स्थान है जैकोकाबाद, एशिया का सबसे गर्म स्थान है। और क्या बताना है? भारत में कितना है, पाकिस्तान में कितना है, राजस्थान में कितना है, ये सब भारत की भूगोल और राजस्थान की भूगोल में काम की बात है, यहां कोई काम की बात नहीं है। ओके, एक कमजीलकुम मरुस्थल होता है। क्या नाम होता है? कमजीलकुम मरुस्थल। नाम भी अच्छा है। ये आपके जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये अयन जयन सब में आती हैं ये चीजें। कमजीलकुम मरुस्थल। बताओ कमजीलकुम मरुस्थल कहां है? अच्छा, यह कजाखस्तान, कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान में है। याद कैसे रहेगा? तो याद तो मैप में भी नहीं है, तो बस इतना याद रखना है, कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। अच्छा, तकला मकान, तकला मकान मरुस्थल कुनलुन हिमालय के उत्तर में है, चीन में। कुनलुन के उत्तर में, कुनलुन के उत्तर में चीन में स्थित, ठीक बात है। और वैसे हम इसको किस नाम से पुकारते हैं? तारीम बेसिन के नाम से भी पुकारते हैं। चीन में इसको तारीम बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारीम बेसिन। इससे पहले के मैप में मैंने दिखाया भी था ये तो आपको, जैसे आप देखोगे तो कल की क्लास में मैंने आपको इधर दिखाया होगा, ये देखो ये रहा तकला मकान मरुस्थल। लोपनार चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र भी स्थित है, ये लिखवा रखा है। गोभी का मरुस्थल भी दिखा रखा है ना, और मरुस्थल इसमें नहीं दिखाए थे मैंने। हाँ ओके, तो आपको याद रखना है इसी मरुस्थल में चीन का लोपनार, लोपनार ये एक बार आरएस में आया हुआ है। लोपनार परमाणु परीक्षण केंद्र, परमाणु परीक्षण केंद्र स्थित है। परमाणु परीक्षण केंद्र स्थित है, यह बात आपको पता रहनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हम चलें तो चोलिस्तान मरुस्थल कहां है? चोलिस्तान, चोलिस्तान मरुस्थल पाकिस्तान में। केवल इतना ही याद रखना है, पाकिस्तान में।
अच्छा, कई बार आपको बता दूं कि हमारे थार मरुस्थल को ही पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। एक नेगेव, ये भी आया हुआ सवाल है, नेगेव आपके इसमें लिखा भी होगा शायद एटलस में, या नजीव, इसको नजीव मरुस्थल भी कहते हैं। ये कहां है? इजराइल में, इजराइल में स्थित है। आप अपनी एटलस को देखते चलें इधर से, ये लिखा होगा इजराइल में कहीं ना कहीं। अच्छा, ये आप इसको छोड़ दो, इराक वाले पे आ जाओ दोनों। दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर तथा दस्त ए लूट, ये आपके दो मरुस्थल हैं। दस्त ए कबीर तथा दस्त ए लूट मरुस्थल, ये ईरान में, ईरान, इराक में नहीं, ईरान। ये आप देखोगे तो आपको यहां मिलेगा ईरान। ये ईरान बड़ा देश है, इसमें है। इराक तो इधर रह जाता है। इराक में आपकी दजला और फरात नदी बहती है, और ईरान में आपका मरुस्थल है ईरान, याद रखना। अच्छा, एक साल्ट डेजर्ट भी यही है, साल्ट डेजर्ट, ईरान के उत्तर में, ईरान के उत्तर में, बिल्कुल सही बात है भाई। और कोई बच गया हो तो एक आध आप देख लेना भाई। मेनली आपको 5 याद करने। एक नंबर पे आपका अरब मरुस्थल, दूसरा आपका गोबी का मरुस्थल, तीसरा आपको थार का मरुस्थल, चौथा आपका तकलामकान का मरुस्थल। बस इतने आप याद कर लोगे। कमजीलकुम का मरुस्थल, कमजीलकुम का मरुस्थल, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वाला, इतना याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। इम्पटी क्वार्टर, आवास विहीन मरुस्थल कहां है? तो आपके ये सऊदी अरब में है, इतना आप बता दोगे। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नदियों की। चलो, आपके पास क्या रहना चाहिए? एटलस। और अब हम पहली नदी से शुरू करेंगे। चलो अगले पेज से शुरू कर देते हैं। एशिया की नदियां, एशिया की नदियां। पहली नदी से हम शुरू करते हैं, जिसको हम वैसे कहते हैं यांग टी सी कयांग, यांग टी सी कयांग, यांग टी सी कयांग। इसको यांग सी भी कहते हैं, यांग तैसी, यांगत्सी नदी। अब अपनी एटलस में देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही रहती है। आप देख रहे हो पॉलिटिकल वाले में देखोगे तो भी आपको चीन, जहां बड़े अक्षरों में एटलस में लिखा है, वहां से चालू होके चोंगकिंग, वुहान, चांगडे, नाकचांग और आपके ये नैनजिंग और संघाई, एकदम संघाई जो है उसके पास जाके गिरती है। आप देखोगे तो ये आपकी नदी है और यहां आपकी है संघाई, ये संघाई है। ये आपकी नदी जो है ये यांगटी सी कयांग नदी है। ये कौन सी नदी है? यांगटी सी कयांग। ये आपकी 1 नंबर नदी है। आपके उधर जो हमने लिखी है उसमें 1 नंबर नदी है, इतना याद रख लेंगे तो मैप आपके पास रहेगा। अब आप देखोगे तो इसमें 2 चीजें आपको मिलेंगी अपनी एटलस में। देखो, संघाई मिल गया कि नहीं मिल गया? इसी पे आपका वुहान भी है, इसी पे आपका वुहान नगर भी बसा है। इधर देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये यहां वुहान, वुहान। ज्यादा याद नहीं करें तो वुहान तक तो जरूर याद करें। ये आपकी नदी है। चलो, कहां से निकली? तिब्बत के पठार से। यही तो आपका तिब्बत का पठार है, इसका नाम तिब्बत का पठार होता है। अरे तो
ये कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये बाद में बताऊंगा, नंबरिंग कर लेंगे उसके हिसाब से, जितना नंबर आएगा उसके हिसाब से नंबरिंग करते चलेंगे। तो ये तिब्बत का पठार है, पठार, तिब्बत का पठार, उधर से आपकी ये नदी निकलती है। सबसे पहली बात, यह तिब्बत के पठार से निकलकर, तिब्बत के पठार से निकलकर संघाई के निकट, संघाई के निकट पूर्वी चीन सागर में गिरती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से क्षेत्र से बहती है? यह जेचवान बेसिन से बहती है। यह जेचवान बेसिन से बहती है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल भी इसकी लंबाई कितनी है वो और बता दो आप। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये भी आप कमेंट करें। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, और कई कई जगह 5, 5, 3, 7 किलोमीटर भी लिखी आती है। ये दोनों ही आपकी काम की बात है। हाँ, 5, 5, 5, 7 भी लिखी आती है। चलो इसको ऐसे 5 ही कर देता हूं। 5, 5, 5, 7 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर भी आती, दोनों आती। ओके, वुहान, वुहान तो कोरोना के बाद प्रसिद्ध है। वुहान इसके किनारे स्थित है, इसके किनारे स्थित है। वुहान में आपको पता है कोविड-19 बना था, कोविड-19 कोरोना बना था। कोरोना का जन्म वुहान में हुआ था, आपको पता होगा। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी, कई कई एग्जामों में सहायक नदी पूछ लेते हैं। आजकल वैसे राजस्थान में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कंपैरेटिवली कम आने लग गई। हान, मीन, जियांग, जियांग, और आप देखोगे तो एक गान, गान, ये आपकी 4 इसकी सहायक नदी है। एक इसके ऊपर परियोजना बनी हुई है 3 थे, ऐसे लिखेंगे, अगर गलत लिखा मेरे हिसाब से तो 3 कैसे लिखेंगे? 3 तो थे लिखना पड़ेगा ऐसे। 3 गार्जेस डैम, ये 3 गार्जेस डैम है इसके ऊपर, है ना। 3 गार्जेस डैम यांगटी कयांग पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, पूरे विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है आपकी, पूरे विश्व की। और जहां ये है वो उष्णकटिबंध में चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध। जहां चाइना में यांगटी कयांग नदी बहती है वहां चावल बोया जाता है। ये आपकी पहली नदी थी यांगटी कयांग। इसके बाद हम 2 नंबर पे चलेंगे हवांग हो नदी से। 2 नंबर है के अंदर वह आ की मात्रा गे हो, हवांग हो नदी। थोड़ा सा हिंदी में गलत लिख देता हूं कई बार, तो जो भी बच्चा हिंदी ज्यादा जानता है वो अपने आप को राइट कर ले। हवांग हो नदी, देखो बहुत आसान सी बात है। अपनी एटलस निकालो, सबसे पहला काम तो यही है, एटलस निकालो। ये हवांग हो नदी रही, ये आपके लोएस के पठार से निकलती है और आप देख रहे हो कि जाके पीला सागर में गिर जाती है, पीला सागर में, पीला सागर में, है ना। ये देखिए, ये आपकी नदी है, ये वाली
ये जहां गिरती है उसका नाम है पीला सागर, और पीला सागर भी इसी के नाम पे नाम है। और ये जहां से निकलती है उसका नाम है लोएस का पठार। लोएस का पठार, ये लोएस के पठार से निकलती है और पीला सागर में जाके गिर जाती है। ये आपकी 2 नंबर नदी है ना, उसमें उधर 2 लिखेंगे, इधर मैप पे आ जाएगी। तो आपकी ये हवांग हो नदी है पीला सागर पे। क्यों? क्योंकि ऊपर लोएस का मैदान है, लोएस पीली मिट्टी का मैदान है, वहां से मिट्टी उड़ के आती है, इस नदी के किनारे पे आके गिरती है, कुछ पानी में मिलके चली जाती है, तो पीली मिट्टी पानी में मिल जाती है तो पानी भी पीला हो जाता है। जहां सागर में गिरती है उस सागर का नाम भी पीला सागर हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखें, ये जो है ना, ये मिट्टी यहां इसके किनारे पे आके जम जाती है, और किनारे पे बालू रेत ही तो जमती है, बालू रेत है ये। और जब बारिश आती है तो ये बालू रेत जो है उसके प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, वो एक साथ टूटते हैं, तो पूरी उत्तरी चीन में भयंकर बाढ़ आती है। बड़े ध्यान से सुनेंगे, दोबारा से नीचे इधर बताता हूं। ये नदी है, आप ये मान लो हवांग हो, और इसके किनारे किनारे ये जम गई रेत। क्या जम गई? रेत जम गई। ये आपकी पीली रेत जम गई, और बालू रेत है तो बालू रेत तो एकदम टूट जाएगी। इनका नाम होता है प्राकृतिक तटबंध, और ये आपकी पीली रेत इसमें भी मिल जाती है, तो इसलिए इस नदी को कहते हैं पीली नदी। जहां ये जाके गिरती है उसका नाम हो जाता है पीला सागर, और ये बराबर के किनारे वाले प्राकृतिक तटबंध एक साथ टूटते हैं, इसलिए इस हवांग हो नदी को चीन का शोक कहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। गलत लिख दिया अभी मैंने, तिब्बत के पठार से लिखना था, मैंने लिख दिया लोएस के पठार से। गलत, तिब्बत के पठार से निकलती है, लोएस के मैदान से बहती है, लोएस के मैदान से बहती है, निकलती तो ये भी इसी तिब्बत के पठार से ही है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, गलत लिख दिया, सॉरी भी, मैंने ध्यान नहीं दिया, दिमाग कहीं और चल रहा था, लिख दिया कुछ और। ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। लोएस के पठार से बहती है, निकलती नहीं है। हाँ, तिब्बत के पठार से निकलकर लोएस के मैदान से होती हुई पूर्व में पीला सागर। आपको पता होना चाहिए पीला सागर किसका भाग है? प्रशांत का। पीला सागर में गिरती है। इस नदी के किनारे लोएस, नहीं सीधा ही लिख देते हैं, इतनी डिटेल से नहीं लिखेंगे। इस नदी के किनारे गोबी के मरुस्थल से उड़कर आई बालू रेत प्राकृतिक तटबंध बना लेती है, जो वर्षा के समय एकदम का मतलब तुरंत एकदम टूट जाते हैं, जिससे उत्तरी चीन में भयंकर बाढ़ आती है। अतः इस नदी को चीन का शोक कहते हैं। अतः इस नदी को चीन का शोक कहते हैं।
हाँ, एक बात और लिख लें बस, केंटन बंदरगाह, केंटन बंदरगाह इसके मुहाने पर स्थित है, इसके मुहाने पर स्थित है केंटन बंदरगाह। अब हम अगली नदी पे चलेंगे, ये है सीकयांग। कौन सी नदी है? सीकयांग, सीकयांग नदी, यांग टी सीकयांग। वैसे तो ये नाम तो एक साथ ही आता है, लेकिन ये अलग नदी है। और एक सेकंड, ओके, मुझे लगा था कोई टेक्निकल इश्यू है, ऐसे ही आ गया था कुछ। हाँ, ये ऑनलाइन क्लासेस में एक बड़ी समस्या टीचर की ये भी रहती है, क्योंकि टीचर को पढ़ाने के अलावा कुछ आता नहीं है। भाई ये सारा सिस्टम तो मुझे समझ में आता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो आधी बार तो दिमाग इसी बात को लेके खराब रहता है कि आवाज़ तो आ रही है क्या, कमेंट तो आ रहे हैं क्या, स्क्रीन पे कमेंट उधर देखने हैं ऐप के, उधर देखने यूट्यूब के, फिर कोई कलर कॉम्बिनेशन भी देखना है, दिमाग पजल रहता है। इसीलिए ऑफलाइन जो क्लासेज होती थी वो ज़्यादा कंसंट्रेटिव होती थी, क्योंकि वहाँ केवल बच्चे को देखना होता था, बाकी चीज़ें तो बच्चा देखता था। यहाँ बड़ी समस्यात्मक रहती हैं। बहुत बार तो डर रहता है कि कहाँ कोई हम पढ़ा रहे हैं आवाज़ आई नहीं, क्लास पढ़ाने के बाद पता चलेगा कि आवाज़ ही नहीं आई सर, कट कट के आ रही थी सर। तो बार बार देखना होता है, सेल तो नहीं चले गए हैं, कमेंट ना देखें तो दिक्कत, हर 2 मिनट बाद डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हाँ, सीकेयांग नदी देखते हैं भाई, क्या करें, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना भी पड़ेगा। ये आपकी इसमें सीकेयांग है ही नहीं, सीकेयांग नदी जो है वो इसमें नहीं दी है। ये वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगी, यहां पे होती है वो सीकेयांग नदी। हाँ, ये आपकी 3 नंबर नदी है सीकेयांग, छोटी सी नदी है सीकेयांग। चलो लिखे सीकेयांग में कहां से निकल के आती है, क्या मामला होता है बताओ। सीकेयांग ये कह देते हैं चीन की महत्वपूर्ण नदी। भाई हम पढ़ रहे हैं विश्व लेवल पे तो महत्वपूर्ण तो है ही, है ना। गिरती कहां है ये बताओ। सीकयांग, आप अपनी एटलस में देख लो, एटलस में तो है ही, ये रही सीकयांग, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है ये, है ना, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। हाँ, फिर आपका बस 2 बात और लिख दो, इसके किनारे एक तो हांगकांग और एक गवांग झाऊ, हांगकांग व गवांग झाऊ नगर स्थित हैं। गवांग झाऊ नगर स्थित है, ये 2 नगर स्थित है इसके किनारे। अब हम अगली नदी पढ़ेंगे मीकांग या मेकांग, मीकांग या मेकांग नदी। चलो ढूंढो अपने एटलस में कहां है मीकांग या मेकांग नदी, ढूंढो कहां, 4 नंबर। आपको मिल जाएगी, ये रही मीकांग या मेकांग नदी। ये नोम पेन, पेन लिखा हुआ है, वियेंटीन लिखा हुआ है, उधर से बह रही है ये। आप देखोगे तो ये हमारी 4 नंबर ये वाली है, ये
देखो तिब्बत के पठार से निकल के आती है, आपके तिब्बत के पठार से निकल के आती है। देखना आप कहां से चल रही है ये, और ये आपकी, ये कौन है, दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर का भाग है ये, इसमें आके गिरती है 4 नंबर नदी। ये आपकी दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा या दक्षिणी पूर्वी एशिया की डेन्यूब नदी कहते हैं। तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, लाओस और थाईलैंड की सीमा बनाती है। अपने इधर देखोगे तो लाओस लाओस और थाईलैंड दोनों की लंबी दूरी तक सीमा बनाती है, लाओस और थाईलैंड की। और फिर आप देखोगे तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन और लाओस की राजधानी वियेंटीन, वियेंटीन दोनों, इसमें वीएनटीएन लिखा हुआ है आपके एटलस में, ये दोनों की दोनों इसी नदी के ऊपर स्थित है। बस बता देता हूं, आपकी इतनी बात थी। हाँ, सबसे पहले बात, इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया की, दक्षिणी पूर्वी एशिया की डेन्यूब या गंगा कहते हैं। भाई भारत की गंगा, गंगा को इसलिए कहते हैं कि बड़ी लंबी है, महत्वपूर्ण नदी है। उद्गम कहां से है इसका, उद्गम तिब्बत के पठार से, उद्गम तिब्बत के पठार से, बिल्कुल सही बात है। फिर अंत कहां होता है इसका, अंत दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में। ये आपकी बात है। लाओस, लाओस वह किसकी सीमा बनाती है भी, थाईलैंड की। लाओस व थाईलैंड की सीमा बनाती है। सवाल काम का है ये, कौन से देशों की सीमा बनाती है। एक आपको पता है, याद रखना है, किनारे बसे नगर, किनारे नगर, थोड़ा शॉर्टकट लिख देता हूं। एक तो आपका है नोम, नोम पेन है, नोम पेन किसकी राजधानी है ये, कंबोडिया की। आप थोड़ा बहुत कमेंट लिखा करो, कंबोडिया की, कंबोडिया की। और एक आपका यहां है वियेंटीन, वियेंटीन, ये किसकी राजधानी है, लाओस की। वियेंटीन लाओस की राजधानी है। ये दोनों आपकी नदी थी। ओके, अब हम जो बात करेंगे, अच्छा सीमा पे एक मुझे याद आया कि आमूर नदी इसमें है क्या, हाँ ये रही, ये आमूर नदी है। कौन सी नदी है ये, आमूर, आमूर 5 नंबर। देखो अपने एटलस में देखो आमूर, हाँ देख लो आप, आमूर, ये एक केरुलेन इसकी सहायक नदी है ये केरुलेन इसकी सहायक नदी है। आमूर जो है वो आपकी ऊपर जाके आखोटस सागर में गिर जाती है, इसका नाम है आखोटस्क सागर। पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको महासागर, उनमें ये सब बातें बता दी। तो ये इधर चीन और रूस की सीमा बनाती है। फिर इधर चलेंगे कौन सी नदी पे, इरावदी पे। 6 नंबर आपकी जो नदी होगी ना वो ये होगी, देखो ये रही, जस्ट इसके पास से बह रही है, ये आपकी नदी होती है इरावदी। ये कौन सी नदी है, इरावदी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में इरावदी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। चलो मैं पानी पी लेता हूं।
हाँ, आमूर नदी पे चलेंगे। चलो 5 नंबर आमूर नदी। आमूर नदी, इंपॉर्टेंट सवाल तो इतना ही है, यह चीन व रूस के मध्य सीमा बनाती है। चीन व रूस के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। एक काम की बात तो यह है। दूसरी काम की बात यह है कि आखोटस सागर में गिरती है। आखोटस्क सागर में गिरती है, बस, तो और कोई काम की बात नहीं है। हाँ, ठीक है। अब हम चलेंगे 6 नंबर पे। अभी मैंने आपको दिखाई थी इरावदी नदी। 6 नंबर पे हमारी कौन सी नदी है? इरावदी। इरावदी नदी। इरावदी नदी में आप देखो उद्गम कहां से होता है? उद्गम हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत से। अंत कहां होता है? वैसे तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। और वैसे आप एग्जैक्ट लिखो तो अंडमान, अंडमान सागर में होता है, क्योंकि अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में जो होता है वो अंडमान सागर होता है। तो अंडमान सागर में ये गिरती है। म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा, ठीक बात है भाई, बीचों बीच आ रही है ना। इसकी सहायक नदी बताओ कौन सी है? सहायक नदी अपनी एटलस में देख के बताओ, बिना देखे नहीं बतानी है। देख के क्यों बतानी बेटा? देख के ही याद रहेगी। इसमें लिखा हुआ है चिंदविन, लिखा मिलेगा। हाँ, लिखा हुआ है चिंदविन। चिंदविन व रंगून। चिंदविन व रंगून, ये इसकी सहायक नदी है। इसके तट पर, इसके तट पर मांडले शहर बसा है। मांडले, मांडले शहर बसा है। काम की बात तो इतनी है, बस थोड़ी बहुत और बता देता हूं। इसके मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती भाग में, अरे इरावदी क्यों लिख दिया? इरावदी के मध्यवर्ती भाग में सागवान वन मिलते हैं। सागवान के वन मिलते हैं भाई। चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो बताने की जरूरत ही नहीं होती। उष्ण कटिबंध में नदी बेसिन कोई भी होगा, कोई भी नदी होगी उष्ण कटिबंध में, उसके किनारे बाढ़ आएगी, चावल की खेती होगी, सीधी सीधी बात है। एक छोटी नदी और रह गई यहां, सालवीन। शायद हमारे इसमें तो बनी नहीं है। हाँ, इसमें नहीं बनी भी, इसमें सारी नहीं है। अब बेटा सारी में थोड़ी सी भीड़ भी हो जाती है ना। 7 नंबर पे हम आ जाते हैं। सालवीन नदी होती है एक, सालवीन। सालवीन नदी अपनी एटलस में देख लो। सालवीन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है, और मर्तबान की खाड़ी में गिरती है हिंद महासागर में। बस इतनी बात है। तिब्बत के पठार से निकलकर, तिब्बत के पठार से निकलकर म्यांमार थाईलैंड की सीमा बनाती हुई, म्यांमार थाईलैंड की सीमा बनाती हुई मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। तो ये मर्तबान की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। ज्यादा नदी पढ़ा दी भाई हमने।
और मेरे दिमाग में ये कि सारी बताएंगे। हाँ, एक बात और बताता हूं, काम की बात, बहुत काम की बात है। साल्वीन नदी के पूर्व में, साल्वीन नदी के पूर्व में क्या है? सवर्णिम चतुर्भुज, सवर्णिम चतुर्भुज स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये सवाल ये भी आएगा कि सवर्णिम त्रिभुज, और चतुर्भुज लिख दिया मैंने, त्रिभुज होता है भाई, गलत देख दिया। 3 देश होते हैं, 4 नहीं होते। स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज में देश कौन कौन से आएंगे जहां अफीम की खेती होती है? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। म्यांमार, थाईलैंड व लाओस। मैंने थोड़ा उसे दिशा के हिसाब से लिख दिया इसको। तो ये 3 देश हैं जहां किसकी खेती होती है? अफीम की। अब छोटी छोटी बातें ऐसे बताता चलूंगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा। नदियां बहुत हैं, बात तो ये भी सही है। हाँ, अगली नदी पे आ जाते हैं। 8 नंबर, रेड, रेड लाल नदी। अब बढ़ानी तो पड़ेगी भी, ये भी लाल नदी कौन से देश में बहती है? वियतनाम में। इतना याद रख लो बस, वियतनाम में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, हनोई। हनोई शहर बसा हुआ है, हनोई। हनोई नगर किनारे स्थित है, तो बताने की जरूरत नहीं होती, हनोई। चलते जा रहे हैं हम लगातार नदियों की ओर। अभी तो थोड़ी सी और लिखाऊंगा। एक हेलमड नदी होती है, हेलमड। 9 नंबर, हेलमड। केवल इतना पता होना चाहिए, हेलमड नदी किस देश की है, बस इतना ही बताऊंगा। अफगानिस्तान की नदी जो हेलमड झील में गिरती है, बस। तो आपको 2 बातें पता चल गई, हेलमड झील कहां है और हेलमड नदी कहां है। जॉर्डन नदी, इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर स्थित है। जॉर्डन, जॉर्डन नदी बताओ कहां है? जॉर्डन नदी कौन से देश की है? पहली बात तो मृत सागर में गिरती है। मृत सागर में गिरती है। इजराइल देश में बहती है, इजराइल देश में बहती है। अब हमारी एक और इंपॉर्टेंट नदी आ गई, दजला और फरात। ये फिर से इंपॉर्टेंट है, दजला फरात नदी। ये छोटी छोटी थी, ये भी इंपॉर्टेंट तो थी नहीं, तो मैं क्यों पढ़ा था। इसका नाम होता है तिग्रिस, तिग्रिस। इसका नाम होता है यूफ्रेटस, यूफ्रेटस। तिग्रिस और यूफ्रेटस, आप दोनों अपने, दोनों नदी आप अपने इसमें देखोगे तो मिल जाएंगी। ये रही,
थोड़ी सी पहले गिर जाती। ये क्या होता है? ये होती है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी आपकी। अब आप देखोगे तो आपको दजला और फरात दोनों नदी अपनी इस एटलस में भी मिलेंगी। भौतिक वाले में देख लो, थोड़ी सी मिल जाएंगी। यूफ्रेटस और तिग्रिस दोनों लिखी हुई है। यूफ्रेटस ये आपकी दजला है, दजला, और ये है फरात। दजला और फरात आपको मेसोपोटामिया का मैदान, इधर बगदाद भी लिखा होगा, बगदाद, बगदाद पश्चिमी एशिया की महत्वपूर्ण नदी है। दजला और फरात फारस की खाड़ी में गिरती है, टर्की से निकल के आती है। दजला के किनारे मोसुल, बगदाद, किरकुक शहर बसे हैं। दजला नदी पे मोसुल बांध भी बना हुआ है। फरात नदी पे केबान बांध बना हुआ है। ये सब बातें लिखेंगे। चलो अपनी एटलस में देख ली तो आप आ जाओ अगली बात पे। हाँ, शुरू करते हैं। दजला नदी, दजला नदी टर्की से निकलकर सीरिया, खतरनाक देशों से बहती है ना। टर्की से निकलकर सीरिया, इराक से बहते हुए, सीरिया इराक से बहते हुए फारस की खाड़ी में गिरती है। फारस की खाड़ी में गिरती है। ये आपकी बात है। दजला के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं? दजला के किनारे मोसुल, मोसुल ये नगर का नाम है। मोसुल, बगदाद और किरकुक। बगदाद व किरकुक, किरकुक इतने कह थोड़ी आएंगे। किरकुक शहर बसा है, बसे हैं। ये आपकी बात है। अगली बात आपको पता होना चाहिए कि दजला पे मोसुल बांध भी बने। दजला पर मोसुल बांध भी बना है। मोसुल बांध ये पेपर में आने वाला सवाल है। मोसुल बांध भी बना है। और बताओ, दजला को तिग्रिस कहते हैं। दजला को तिग्रिस कहते हैं, टिग्रिस कहते हैं, ये भी आ जाता है ना। फरात नदी भी कहां से निकलती है? टर्की के पठार से। फराक नदी भी टर्की के पठार से निकलती है तथा क्या कर लेती है? इराक के सत अल अरब में, इराक के सत अल अरब में किस में मिल जाएगी? दजला में मिल जाती है। दजला में मिल जाती है। सही बात है भी। ये आप ये नाम याद रख लेना, सत अल अरब। सत अल अरब में मिल जाती है। और एक बात और बता दूंगा, फराक कैसे लिख दी? फरात, फरात नदी पे एक बांध बना है, केबान बांध, केबान बांध बना है। और
इन दोनों ही नदियों की हम बात करें तो आपको पता है इनके मध्य कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। ये आपकी 11 नंबर नदी थी, 11 नंबर, ये 11 नंबर नदी थी। इसमें हमने बीच में नंबर गायब कर दिए क्योंकि याद थे नहीं, हम नंबर वाइज लिखते गए तो उधर 11 नंबर पे आ गई। अब आप अगली नदी पे आ जाओ। 12 नंबर हमारी नदी है आमू दरिया व सर दरिया। बताओ आमू दरिया सर दरिया कहां? ये रही, ये आपकी रही आमू दरिया और सर दरिया। और ये जाके गिरती कहां है? ये जो झील है, इस झील का नाम है अरल सागर। क्या नाम है? अरल सागर नाम है। अरल सागर अपनी एटलस में देखो, निकालो बेटा, थकान मत महसूस करो। थोड़ा सा कमेंट एवेंट सब बंद हो गए, इतनी बात कौन पढ़े। ये आपको आमू दरिया सर दरिया ये लिख रही, अरल सागर में दिख रही है। ये आपकी सर दरिया, ये आपकी आमू दरिया, ये भी तो हम पढ़ाएंगे ना फिर। ये आपकी सिंधु नदी है, ये सिंधु है, ये तो बाद की बात है। आमू दरिया सर दरिया, ये सर दरिया है ऊपर वाली, और नीचे वाली आमू दरिया। आप देख रहे हो आमू दरिया सर दरिया। सर दरिया के किनारे ताशकंद स्थित है। ताशकंद, ताशकंद स्थित, ताशकंद। कौन सा नगर स्थित है? ताशकंद। आमू दरिया की एक सहायक नदी भी है, देख रहे हो तो आप एटलस में, पंज। पंज, पंज मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। चलो आज के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से। कल वाली नदी में फिर पढ़ा देंगे, आमू दरिया सर दरिया, इतना बहुत रहेगा। ओके, फिर मिलेंगे, तब आगे की बात दोबारा करेंगे। आज के लिए इतना ही।